नमस्कार। आज हम एक कहानी के पन्नों में उतर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट है हमारे सामने, द वॉचमैन्स लास्ट लेटर, मिडनाइट लाइफ स्टोरीज। जी। ये कहानी है रमेश शर्मा की, दिल्ली का एक चौकीदार और उसका रहस्यमयी ढंग से गायब होना। पीछे छूट जाता है एक खत और कई अनसुलझे सवाल। हाँ, और ये सिर्फ एक लापता होने की रिपोर्ट नहीं है, जैसा आपने कहा। ये इसमें उम्मीद है, अकेलापन है, एक एक अजीब सा जुड़ाव है, फिर एक गंभीर आरोप और एक खामोश अंत। स्क्रिप्ट बताती है कि रमेश कोई 28 साल का नौजवान था, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया था माँ के इलाज के लिए। और यहाँ दिल्ली में उसे एक जिसे कहते हैं पॉश सोसाइटी, वहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। जी। यहीं से कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं, है ना? जी हाँ। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसके जो मुख्य बिंदु है, किरदारों के पीछे की सोच क्या हो सकती है, कहानी कैसे कही गई है और इसके पीछे का शायद गहरा संदेश, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब रमेश के दिल्ली आने से लेकर उसके गायब होने तक का सफर, वो आरोप जो उस पे लगे वो आखिरी खत, उसका क्या मतलब था। और वो रहस्य जो पीछे रह गए, उन सब पर गौर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं रमेश के दिल्ली के अनुभव से। स्क्रिप्ट क्या बताती है? हम्म। वो एक सीधा साधा सा इंसान था। हम्म। कंधों पे जिम्मेदारी थी परिवार की, और गांव से बड़े शहर आना, आप जानते हैं, एक एक बड़ा बदलाव होता है। सांस्कृतिक भी, भावनात्मक भी। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट उसके अकेलेपन को महसूस कराती है। वो देखता है लोग आ जा रहे हैं, पर उसे कोई देखता नहीं, कोई बात नहीं करता। ये जो अकेलापन है, क्या ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है या इसका कहानी में कोई गहरा मतलब है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बड़े शहरों में, सही कहा। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, वो जैसे बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाते हैं। अदृश्य। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट इसी चीज को पकड़ती है। ये अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक सामाजिक स्थिति है। अच्छा। वो खाई दिखाता है जो अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच है, और इसी अकेलेपन के बीच जब कोई कोई उस खाई को अनजाने में ही सही पार करने की कोशिश करता है, हाँ। तो वो घटना अहम बन जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है नेहा मल्होत्रा की। नेहा मल्होत्रा उसी सोसाइटी की रहने वाली एक संपन्न व्यवसायी, मॉडर्न लाइफस्टाइल वाली महिला, जैसा स्क्रिप्ट बताती है। जी। कहानी में मोड़ तब आता है जब वो रमेश के लिए चाय लेकर आती है। हाँ। स्क्रिप्ट कहती है रमेश के लिए ये बहुत अप्रत्याशित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कोई इतना बड़ा इंसान उससे बात करेगा। ये पंक्तियां समाज के ढांचे पर कितना सटीक कटाक्ष करती हैं। एकदम। ये सिर्फ एक चाय का प्याला नहीं था, ये एक तरह से जो स्टेटस को था उसका टूटना था। कम से कम रमेश की दुनिया में तो यही हुआ। सही। स्क्रिप्ट यहाँ दिखाती है कि कैसे पावर और प्रभाव वाले लोगों का एक छोटा सा सामान्य सा मानवीय कदम भी हाँ। हाशिए पर खड़े व्यक्ति के लिए कितना कितना असाधारण अनुभव बन सकता है। ये इशारा है कि रमेश शायद स्नेह का या सिर्फ एक मानवीय संपर्क का भूखा था। स्क्रिप्ट आगे कहती है उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया और फिर बातें बढ़ती गई और रिश्ता भी। लेकिन ये रिश्ता क्या था? स्क्रिप्ट इसे काफी अस्पष्ट रखती है। क्या ये दोस्ती थी या कुछ और? ये अस्पष्टता क्यों रखी गई होगी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये जानबूझकर है। ये पाठक को या दर्शक को सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये वाकई गहराता हुआ संबंध था, या सिर्फ रमेश की तरफ से एक तरफा उम्मीद? हाँ, या फिर नेहा के इरादे कुछ और थे। ये जो खाली पर है ना, ये कहानी के बाद के हिस्से को और ज्यादा दुखद बना देता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि रमेश के मन में क्या उम्मीदें थीं या नेहा की असलियत क्या थी। ये अस्पष्टता रहस्य को और गहरा कर देती है। और फिर आता है कहानी का सबसे विस्फोटक मोड़। जी। स्क्रिप्ट में जिक्र है कि एक रात नेहा ने रमेश को अपने फ्लैट पर बुलाया। उस रात क्या हुआ इसका कोई सीधा विवरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस स्क्रिप्ट कहती है कि इस रात ने रमेश का दुनिया पर से भरोसा तोड़ दिया। ये बहुत भारी वाक्य है। हाँ, और ये घटना कहानी का केंद्र है, लेकिन स्क्रिप्ट इसे रहस्य में रखती है। क्या हुआ ये बताने के बजाय वो उसके परिणाम पर फोकस करती है। अच्छा, ये एक तकनीक है। हाँ, एक नैरेटिव तकनीक। इससे फोकस व्यक्ति के अनुभव पर, उसके भावनात्मक असर पर चला जाता है, घटना के डिटेल्स पर नहीं। और अगली सुबह एक अफवाह, चौकीदार ने सोसाइटी की लेडी के साथ बदतमीजी की। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। ये समाज के किस पहलू को दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे जो पहले से बनी हुई धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं और सामाजिक स्थिति, वो सच पर हावी हो जाते हैं।
मतलब एक चौकीदार पर आरोप है और एक पॉश सोसाइटी की महिला शामिल है। जो पावर बैलेंस है वो साफ तौर पर महिला के पक्ष में है। हाँ, ये तो है। स्क्रिप्ट यहाँ इशारा कर रही है कि ऐसे मामलों में, खासकर जब क्लास का फर्क हो, सच की पड़ताल अक्सर सतही आरोप लगते ही फैसला हो जाता है, खासकर अफवाहों की अदालत में। और इसका नतीजा? पुलिस आती है, रमेश को ले जाती है। स्क्रिप्ट कहती है उसके साथ वो सब हुआ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये वाक्य बिना विस्तार में जाए भी बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। सिस्टम के रवैये पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल। ये उस प्रक्रिया की भयावहता को दिखाता है जिससे एक अभियुक्त, खासकर अगर वो कमजोर बैकग्राउंड से है, गुजर सकता है। आरोप सिद्ध होने से पहले ही सजा शुरू हो जाती है। सामाजिक बहिष्कार, पुलिस का बर्ताव और सबसे बड़ी बात, इज्जत का खत्म हो जाना। हाँ। स्क्रिप्ट इसी पीड़ा को रेखांकित करती है। और इसी टूटे हुए भरोसे, खोई हुई इज्जत के साथ रमेश अपने दोस्त हरिराम को सुल्तानपुर में एक खत लिखता है। जी। ये खत कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। हाँ, और उस खत का जो हिस्सा स्क्रिप्ट ने दिया है वो दिल दहला देने वाला है। क्या लिखा है? लिखता है, भाई मैं गलत नहीं था, पर अब यहां रहने लायक भी नहीं हूं। शायद जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा मैं कहीं और चला गया हूं। ओहो। ये शब्द उसकी बेबसी, उसकी सफाई और उसके भाग जाने की इच्छा, तीनों को एक साथ बताते हैं। वो जैसे न्याय की उम्मीद छोड़ चुका है। और जिस तरह वो ये खत पहुंचाता है वो भी बहुत नाटकीय है। हाँ, वो भी है। स्क्रिप्ट बताती है कि उसने सड़क पर भागते हुए एक डाकिये को ये खत दिया। कपड़े फटे थे, आंखों में आंसू और डर था। ये सीन क्या कहता है? ये सीन रमेश की मानसिक और शारीरिक स्थिति की चरम अवस्था दिखाता है। वो भाग रहा है, डरा हुआ है, शायद किसी से बच रहा है। फटे कपड़े, आंसू, उसकी लाचारी और शायद उसके साथ हुई ज्यादती की तरफ इशारा करते हैं। तो ये एक भगौड़े का दृश्य है। हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो अपराधी है जो भाग रहा है या वो पीड़ित है जो बचने की कोशिश कर रहा है। और डाकिया से कहे उसके आखिरी शब्द, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो ये चिट्ठी उस तक जरूर पहुंचा देना। ये शब्द सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। क्या उसे अपनी जान का खतरा था या वो किसी गहरे डिप्रेशन में था? देखिए, ये शब्द कई संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है उसे वाकई किसी से खतरा हो, सोसाइटी के लोगों से या किसी और से, या फिर या ये भी हो सकता है कि वो इतना टूट चुका था कि उसे अपना भविष्य बिल्कुल अंधकारमय लग रहा था और वो किसी अंतिम कदम के बारे में सोच रहा था। स्क्रिप्ट यहां भी हमें कोई पक्का जवाब नहीं देती, बस एक अशुभ संकेत देकर छोड़ देती है। और इसके बाद रमेश शर्मा गायब हो जाता है, हमेशा के लिए गायब। पुलिस फाइल बंद, मामला खत्म। स्क्रिप्ट कहती है दुनिया आगे बढ़ गई। ये कितना आम है और कितना डरावना भी। ये सिस्टम की उदासीनता पर भी टिप्पणी है और शहरी जीवन की जो तेज रफ्तार है उस पर भी। हाँ। एक इंसान, खासकर अगर वो समाज के हाशिए पर है, उसका गायब हो जाना अक्सर सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। सही बात है। फाइलें बंद हो जाती हैं क्योंकि शायद सिस्टम के पास संसाधन नहीं होते या फिर इच्छा शक्ति नहीं होती कि ऐसे मामलों की तह तक जाया जाए। दुनिया आगे बढ़ गई। ये वाकया इस कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि किसी एक व्यक्ति की ट्रेजेडी अक्सर हमारी सामूहिक चेतना पर कोई स्थायी निशान नहीं छोड़ पाती। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं। वो खत जिसे रमेश ने डाकिया को दिया था वो हरिराम तक पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच जाता है। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, वो लेटर कभी डिलीवर नहीं होना था। इसका क्या मतलब निकालें? क्या डाकिया ने रमेश के शब्दों को गंभीरता से लिया और उसके गायब होने के बाद ही पहुंचाया? ये एक और रहस्य है जिसे स्क्रिप्ट खुला छोड़ देती है। हो सकता है डाकिया ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी हो और खत को सही समय पर पहुंचाया, या ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। अच्छा। लेकिन ये पंक्ति कहानी में एक अजीब सा जैसे नियति का तत्व जोड़ती है, जैसे वो खत अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ही लिखा गया था, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। और फिर आता है स्क्रिप्ट का सबसे रहस्यमय हिस्सा। हाँ, वो अंत वाला। अंत में जोड़ा गया वो अलौकिक पहलू। जी। सुल्तानपुर में हरिराम के घर के सामने शाम को जब ट्रेन गुजरती है तो कभी-कभी एक चौकीदार की वर्दी में परछाई दिखती है, जो बस एक नजर देखकर गायब हो जाती है। इसे कैसे समझें? क्या ये सिर्फ कहानी को रोमांचक बनाने का तरीका है? मुझे लगता है ये सिर्फ रोमांच के लिए नहीं है।
ये जो अलौकिक तत्व है ना, ये कई लेवल पर काम करता है। जैसे? एक तो ये रमेश की अधूरी कहानी और जो अन्याय हुआ उसकी गूंज का प्रतीक हो सकता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अच्छा। दूसरे लेवल पर ये हरिराम के मन पर जो असर पड़ा है, शायद उसका अपराध बोध कि वो दोस्त की मदद नहीं कर पाया, या उसकी लगातार याद का प्रकटीकरण हो सकता है। तो ये भूत की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत की कहानी है, जैसा कि स्क्रिप्ट खुद कहती है। हाँ, स्क्रिप्ट कहती है कुछ कहानियां नाइंसाफी से नहीं, इंसानियत से लिखी जाती हैं। ये परछाई शायद यही बताने का तरीका है कि रमेश सिर्फ एक केस फाइल नहीं था, वो एक इंसान था जिसकी कहानी अनसुनी रह गई, जिसका दर्द अनकहा रह गया। ये परछाई उस अनकहे दर्द का, उस अधूरे न्याय का प्रतीक है जो शायद भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे भी महसूस होता रहता है। ये अंत कहानी को बंद नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसे पाठक या श्रोता के जहन में हमेशा के लिए खुला छोड़ देता है। तो अगर हम इस पूरी स्क्रिप्ट पर एक नज़र डालें तो ये एक साधारण व्यक्ति की कहानी है जो असाधारण परिस्थितियों में फंस गया। हाँ, उम्मीद से शुरुआत होती है, फिर अकेलापन, एक जटिल रिश्ता, झूठे आरोप, व्यवस्था की उदासीनता और अंत में एक अनसुलझा रहस्य। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी का प्रतिनिधित्व करती है जो बड़े शहरों की भीड़ में खो जाते हैं, जिनकी आवाजें अक्सर दब जाती हैं। सही। स्क्रिप्ट सामाजिक वर्ग भेद, शहरी जीवन का अलगाव, न्याय प्रणाली की जो संभावित खामियां हैं और अफवाहों की ताकत जैसे कई अहम मुद्दों को छूती है। इस स्क्रिप्ट को समझने की प्रक्रिया में ये बात एकदम साफ होती है कि कैसे धारणाएं जो हैं वो वास्तविकता का गला घोंट सकती हैं। हाँ, कैसे किसी की इज्जत और आत्मसम्मान को पल भर में कुचला जा सकता है। बिल्कुल। और बंद फाइलों के पीछे कितनी अनकही, अनसुनी मानवीय त्रासदियां छिपी हो सकती हैं। स्क्रिप्ट का जो ढांचा है वो भी दिलचस्प है। वो हमें सीधे सीधे सच नहीं बताती, हमें टुकड़ों में जानकारी देती है, बहुत कुछ खाली छोड़ देती है ताकि हम खुद सोचने पर मजबूर हों। हाँ, जैसे नेहा के इरादे, उस रात की सच्चाई, रमेश का अंतिम भाग्य, ये सब अनिश्चित है। और यही अनिश्चितता कहानी को ज्यादा प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि ये असल जिंदगी की जो जटिलताएं हैं, जो अस्पष्टताएं हैं, उनको दर्शाती है। ये कहानी हमें ये भी सोचने पे मजबूर करती है कि न्याय का मतलब सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पूरी करना है या सच तक पहुंचना भी है। और जब सच तक पहुंचना मुश्किल हो तो क्या हम आसानी से हार मान लेते हैं? और स्क्रिप्ट ये सवाल भी उठाती है कि हम एक समाज के रूप में उन लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं जो हमारी तरह शक्तिशाली या महत्वपूर्ण नहीं है। क्या हम उनकी कहानियों को सुनने की, उनके सच को समझने की कोशिश करते हैं या उन्हें अनदेखा कर देते हैं? इस स्क्रिप्ट के विश्लेषण के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है, वो ये कि हमारे आसपास ऐसे कितने रमेश हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंचती ही नहीं, जिनकी चिट्ठियां शायद लिखी तो जाती हैं पर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, या पहुंच भी जाएं तो पढ़ी नहीं जाती। और ये भी सोचना जरूरी है कि जब किसी पर, खासकर कमजोर स्थिति वाले व्यक्ति पर कोई गंभीर आरोप लगता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया सच जानने की होती है या उस व्यक्ति को दोषी मान लेने की? हाँ। क्या हम सबूतों का इंतजार करते हैं या सामाजिक दबाव और जो हमारे अपने पूर्वाग्रह हैं उनके आगे झुक जाते हैं? और अंत में उन अनसुलझी कहानियों का क्या होता है जिनका कोई साफ अंत नहीं होता, जो सिर्फ एक खत, एक धुंधली याद या एक रहस्यमयी परछाई बनकर रह जाती हैं? क्या वे सिर्फ समय के साथ खो जाती हैं या वे हमारे समाज की सामूहिक स्मृति में एक बेचैन सवाल की तरह हमेशा मौजूद रहती हैं? स्क्रिप्ट हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है।